एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम बात प्रस्ताव के यानी मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम प्रस्ताव पर ही चर्चा कर रहे हैं और जो हम प्रस्ताव पढ़ रहे हैं वो किस लेसन के किस पाठ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया के तहत। साथ ही साथ हमने सबसे पहले प्रस्ताव और संकल्प में अंतर डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया कि प्रस्ताव होता क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा। उसके बाद प्रस्ताव के चार भाग बताए गए थे, चार पार्ट की कौन कौन से किस तरीके से कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने मूल प्रस्ताव देखा, उसके बाद स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में चर्चा की। आफ्टर दैट हमने सहायक प्रस्ताव देखा। सहायक प्रस्ताव के अंतर्गत भी यानी कि सहायक प्रस्ताव के अंतर्गत 3 और प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की। साथ ही साथ आज हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट कह सकते हैं, तो लास्ट 4 जो थे मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, सहायक प्रस्ताव। 4th था अनियत दिन वाले, यानी कि जिनका दिन नियत नहीं होता, यानी कि जिनकी तारीख या दिन डेट नियत यानी कि तय नहीं होती। तो 4 ये प्रस्ताव हम बात करेंगे आज। उसके बाद हम इसका निष्कर्ष ऑल ओवर ये देखेंगे कि प्रस्ताव कैसे पेश किए जाते हैं। ये फाइनल आज हमारा फाइनल हो जाएगा। प्रस्ताव हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम संकल्प पढ़ना शुरू करेंगे। रेजोल्यूशन, कितने तरीके के संकल्प होते हैं, सरकारी संकल्प क्या होता है, गैर सरकारी संकल्प क्या होता है, सांविधिक संकल्प क्या होता है। सांविधिक वर्ड कई बार पूछा जाता है पॉलिटी में। सांविधिक क्या है, गैर सांविधिक क्या है, संवैधानिक क्या होता है, तो यही कुछ चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ एक बात और आपसे कहनी थी। आप ये चीज़ देखते होंगे कि पीछे अगर मैम को इतनी नॉलेज है तो मैम वैसे ही क्यों नहीं समझा देती है, पीछे इतना बोर्ड पे क्यों लिखती हैं। समझाने को देखिए वैसे भी समझा दिया जाता है। जब हम 11 12 तक पढ़ते हैं, क्या होता है कि हमारे सामने बुक रखी होती है और टीचर के पास एक बुक्स भी होती है और वो उसमें से समझाती हैं। क्योंकि बुक अगर सब पढ़ लेते, पढ़ना और समझना दोनों में बहुत डिफरेंस है। पढ़ तो लेते हैं पर समझा नहीं जाता कि शब्द क्या कहते हैं, किसी शब्द का मतलब क्या है, क्या कहता है ये शब्द, क्या तात्पर्य है। जैसे कि संविधान लिखा तो गया है, परंतु संविधान को समय समय पर उसकी जो संविधान में बातें लिखी गई हैं उसको कौन एक्सप्लेन करता रहता है? हमारी न्यायपालिका करती है ना। तो वही चीज़ है। परंतु कुछ बच्चे भाई कुछ बुक्स खरीद सकते हैं पार्लियामेंट की, हमारी संसद बुक किसी के पास होगी, पर वो बच्चे, मैंने आपसे बात बिल्कुल यही करी थी कि अगर आप सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, पीसीएस क्रैक करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा खर्चा है, मोबाइल ले लीजिए, उसमें नेट पैक का खर्चा है। और फिर मैं बुक्स भी कह देती। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गांव दूर देहात में बैठे हैं, वो नहीं ला पा रहे हैं बुक्स या फिर नहीं बुक्स अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ही ये पीछे बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। क्योंकि मैंने समझा दिया, पर फिर भी कई बार जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे कई बार ऐसे चीज़ें होती थी कि मुझे कुछ वर्ड समझ में नहीं आते थे, परंतु अगर वो वर्ड पीछे लिखा भी है और साथ में वो वर्ड लिखा है उसको साथ ही साथ दिखाकर एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं, ज़्यादा अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम यूपीएससी के थ्रू या फिर स्टेट पीसीएस जैसे यूपीपीएससी भी अब रिटर्न हो गया है मेंस में, तो ग्रामेटिकली भी चीज़ें सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ये कारण है इस तरीके से यहाँ पीछे लिखने के। ऐसा मेरा मानना है कि ये चीज़ें ज़्यादा सुविधाजनक है, बच्चे को साथ में दिखता भी रहता है कि क्या चीज़ें लिखी हैं, लिखा कैसे जाता है उन शब्दों को। क्योंकि हिंदी माध्यम वालों की एक अलग दिक्कत है ना, उन्हें ये रहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सारी मात्राओं का ज्ञान है, और हिंदी में सबसे ज़्यादा मात्राएँ गलत करते हैं। बिल्कुल हमसे भी हो जाती हैं कई बार ऐसी चीज़ें। नहीं है कि भाई हम भी बहुत सीखे पढ़े हैं, अगर कोई पीएचडी होल्डर भी ये कहता है मुझे उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें हमेशा बदलती है। अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा तो समय के साथ चलता रहेगा, नहीं इम्प्रूव करेगा, सोच के बैठ जाएगा मैं हूँ या कोई और भी कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी दिन हम वापस नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं।
चलिए, तो ये कुछ बातें रहीं, ये रीज़न भी मैंने बता दिया कि क्यों इस कारण से मैं चीज़ें लिखती हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि ये चीज़, बल्कि मुझे ज़्यादा, कहते हैं ना, ज़्यादा टाइम टेकिंग है पहले लिखना चीज़ों को, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना। नहीं तो मैं सीधा समझा दूँ कि भाई प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है, मैं आपको सीधा बता दूँ। पर नहीं, मैंने जो महसूस किया जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, इस कारण से इसको लिखती हूँ। पर कुछ चीज़ें कोशिश भी करती हूँ कि दोनों तरीके से, जो चीज़ें लिखनी ज़रूरी है लिखकर समझानी, जिसकी चीज़ें वर्ड समझने ज़रूरी है तो उसको लिखकर समझाती हूँ। चलिए, आज हम बात करने वाले, पहले देख लेते हैं जो हमारा नंबर 4 प्रस्ताव था, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, यानी कि जिनकी तारीख, डेट तय नहीं होता, जिनका समय तय नहीं होता। तो आप इसके शब्द से ही समझ रहे हैं कि अनियत दिन वाले प्रस्ताव, जो प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा ग्रहित, यानी कि ले लिए जाते हैं उनको, जो प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा ग्रहित कर लिया गया हो और जिस पर चर्चा करने के लिए कोई दिन नियत, यानी कि तय ना किया गया हो, वह प्रस्ताव अनियत दिन वाले प्रस्ताव कहलाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल और सरल है, बहुत छोटा सा भी है, अपने आप में भी ये शब्द अपने आप को भी परिभाषित कर रहा है। साथ ही साथ और क्या है इसमें, इन्हें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है। कौन सी समिति के समक्ष रखा जाता है इन प्रस्तावों को? जिनकी समय अर्थात जिनकी डेट तय नहीं होती, इनको कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा जाता है। हम समितियां भी पढ़ेंगे, हम पार्लियामेंट में किस तरीके से क्या काम होता है, वहाँ की क्या शब्दावली हैं, क्या चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। इन्हें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है, जो सदन में चर्चा करने के लिए प्रस्तावों का चयन करती हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति क्या करती हैं? सदन में चर्चा, जो जिन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जानी है उनका चयन करती हैं, उनको चुनती हैं और इस हेतु समय भी नियत करती हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति का कार्य क्या है कि जो सदन है, सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, उसमें किस प्रस्ताव पर कब चर्चा होनी है और किस समय होनी है, तो ये तय किया जाता है कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं प्रस्ताव के कंक्लूजन, यानी कि फाइनल, आज लास्ट प्रस्ताव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रस्ताव कैसे पेश किए जाते हैं, हमने ये भी देख लिया प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्ताव कहते किसे हैं। अब आज देख लेते हैं कि प्रस्ताव पेश कैसे किए जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझना ही नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, यानी कि सबसे पहले इस तरीके से शुरुआत होती है और यहाँ पे इस तरीके से लास्ट एंड हो जाता है। तो प्रस्ताव के लिए नियत दिन, यानी कि जिस दिन जो डेट, जो समय तय किया हो, नियत दिन यानी कि तय समय। तो प्रस्ताव के लिए नियत दिन अध्यक्ष संबंधित सदस्य को प्रस्ताव पेश करने और भाषण देने के लिए कहता है। तो जिस दिन उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, तो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति। तो क्या होता है कि अध्यक्ष सदस्य को प्रस्ताव पेश करने, जिसके द्वारा वो, भाई कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई सदस्य तो उसको पेश करेगा ही। तो यही चीज़ कही जा रही है कि सदस्य को प्रस्ताव पेश करने के बाद उस पर भाषण देने के लिए कहता है। तो पहले जिसने पेश किया है वो सदस्य पेश करेगा उसको और उस पर भाषण देगा, कुछ बताएगा तो कि क्या है इस प्रस्ताव में, क्या लिखा है। उसके बाद आफ्टर दैट क्या होता है, सेकंड चीज, उसके पश्चात अध्यक्ष प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता है, यानी कि सदन के सामने रखता है उसको। फिर उन सदस्यों द्वारा संशोधन और स्थानापन्न प्रस्ताव यदि कोई हो तो, आपको पता है ना कि जब मूल प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसके बाद स्थानापन्न और संशोधन प्रस्ताव भी पेश किए जाते हैं। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि फिर उन सदस्यों द्वारा, जो और सदस्य बैठे हैं, उन सदस्यों द्वारा संशोधन और स्थानापन्न प्रस्ताव यदि कोई है तो पेश किए जाते हैं, जिन्होंने उस आशय की पूर्व सूचना दी हो। यानी कि पहले बताना पड़ता है, कोई भी चीज़ है पहले बतानी पड़ेगी, तभी जाके तो सदन में उसके लिए टाइम, तारीख, सब कुछ निश्चित होगा कि इस समय कार्य किया जाएगा। तो जिन्होंने उस आशय की पूर्व सूचना दी हो और उसके बाद चर्चा की जाती है, ये बात है।
कि सदस्यों द्वारा संशोधन और स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किए जाते हैं यदि अगर कोई हो और इसके लिए उन सदस्यों ने पहले सूचना दी हो तो फिर उस पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है, सदस्यों और मंत्री के बोल चुकने के पश्चात, यानी कि जो सदस्य हैं और जो मंत्रीगण हैं दोनों के बोलने के बाद प्रस्तावक उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए फिर बोल सकता है। तो जो ये प्रस्तावक था, यहाँ पे ये प्रस्तावक एक बार तो इसने यहाँ पर बोला, फिर उसके बाद जब सदस्य और मंत्री, और भी तो लोग हैं, खाली एक ही तो नहीं है जिसने प्रस्ताव पेश किया, और भी सदस्य हैं जो उस पर अपनी बात रखेंगे, फिर मंत्री भी हैं जो बोलेंगे। तो जब सदस्य और मंत्री बोल लेते हैं उस प्रस्ताव पर, जो प्रस्तावक यानी कि जिसने प्रस्ताव रखा है, तो प्रस्तावक उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए फिर बोल सकता है, 2 बार बोल सकता है वो। चर्चा के अंत में, जब लास्ट चर्चा होती है, तो चर्चा के अंत में संशोधनों स्थानापन्न प्रस्तावों को यदि कोई हो सदन के मतदान के लिए रखा जाता है। पहले चर्चा होती है, अगर संशोधन या स्थानापन्न प्रस्ताव कोई हैं तो उस पर चर्चा होगी। अगर कोई प्रस्ताव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हैं तो उस पर चर्चा होती है। सदस्य और मंत्री को बोल चुकने के बाद जो प्रस्तावक है जिसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था उसको उत्तर का अधिकार होता है, उस पर दोबारा बोलता है। फिर उसके बाद जब चर्चा के अंत में जो संशोधन और स्थानापन्न प्रस्ताव अगर यदि कोई हैं तो उन पर मतदान के लिए रखा जाता है, उनको मतदान के लिए, ठीक है। परंतु नियम 342, कौन सा नियम, 342, संसद के बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, इनके बारे में पूछा जाता है। तो परंतु नियम 342 के अधीन यह प्रस्ताव की किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य मामले पर विचार किया जाए मतदान के लिए नहीं रखा जाता। तो ये चीज रखिए, कौन से नियम के तहत, नियम 342 के अधीन यह प्रस्ताव, कौन से नियम के अधीन, नियम 342, 342 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नियम 342 के अधीन यह प्रस्ताव कि किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य मामले पर विचार किया जाए तो उसे मतदान के लिए नहीं रखा जाता। इस चीज को याद रखिएगा आप, ये डिफरेंस। ऐसे प्रस्ताव पर पेश किए गए केवल स्थानापन्न प्रस्ताव पर ही मतदान के लिए रखे जाते हैं। तो इस पर केवल इस तरीके के जो प्रस्ताव होते हैं तो उन पर अगर स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किया जाता है तो सिर्फ वही, उस पर ही मतदान यानी कि वही वोट के लिए रखे जाते हैं। सदन द्वारा स्वीकृत रूप में प्रस्ताव की एक प्रति, यानी कि अब सदन ने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है, उसको अपना लिया है, उस पर हाँ कर दिया है, तो उसकी एक प्रति यानी कि कॉपी समझते हैं ना, एक कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, तो एक प्रति समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री को भेज दी जाती है। जो उससे संबंधित मंत्री है, यानी कि कोई प्रस्ताव लाया गया तो उसमें कोई ना कोई मंत्री तो उससे संबंधित होगा। तो वही बात यहाँ की गई है कि सदन द्वारा स्वीकृत होने पर वह प्रस्ताव, उसकी एक प्रति अर्थात एक कॉपी समुचित कार्रवाई के लिए, यानी कि जो पूरी कार्रवाई है उसके लिए संबंधित मंत्री को भेज दी जाती है। तो ये था तरीका प्रस्ताव पेश कैसे किए जाते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा में इसका क्या तरीका है। राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया है। नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन, यानी कि जिस दिन कोई इसके लिए प्रस्तावों के लिए कोई तय दिन किया गया है, कोई तय दिन है या फिर जो तय दिन है या एक दिन या फिर जो तय दिनों, तो नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन, लास्ट डे, जैसी भी स्थिति हो, सभापति मूल प्रश्न पर सदन के फैसले के लिए तुरंत प्रत्येक आवश्यक प्रश्न को मतदान के लिए रखता है। प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार होता है।
यहाँ पर भी था, हमने देखा पहले यहाँ पर बोला, उसके बाद यहाँ पे सेकंड फिर उत्तर देने का अधिकार था। तो यही चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार होता है। ऐसे प्रस्ताव पर संशोधन भी पेश किए जा सकते हैं। तो सेम ही तरीका है, एक जैसा ही तरीका है। तो आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको समझानी चाहिए वो आप समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का लिए था नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि सबसे पहले ये चीज़ होगी, उसके बाद नियत तय दिन होगा, फिर अध्यक्ष संबंधित सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहेगा। तो ये तो सबसे पहली बात है। और अब अगर आप समझदारी से थोड़ा काम भी करते हैं, थोड़ा सा माइंड भी लगाते हैं, तो ये है कि प्रस्ताव पेश किया जाएगा और वो अध्यक्ष कहेगा, लोकसभा में है तो राज्यसभा में है तो सभापति, उसके बाद उस पर भाषण देगा वो सदस्य। तो यही है, स्टेप बाय स्टेप बात कर ली गई है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।